हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ CH चिराग गर्ग और आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ essay 402 विच इज़ अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे पता है कि ये essay तुम्हें बिल्कुल नहीं चमकता, बिल्कुल समझ में नहीं आता, अजीब सा essay, पर वरी नॉट, भाई आया है करा के जाएगा। और आज की वीडियो के बाद आई गारंटी यू कि ये essay तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा A to Z। ठीक है जी, हम इस वीडियो में इस एस्से को बेस बना के पूरा समझ भी लेंगे और मैं कुछ ICAI के क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि यार ICAI किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। ठीक है जी, तो समझाने की और क्वेश्चंस दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। दिस इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस यू विल एवर वॉच ऑन essay 402, ये भाई की गारंटी। ठीक है जी, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो। नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाके तुम्हें मिल जाएंगे, जब मर्जी चाहो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो नीचे जाके कि सर आई विल स्कोर एग्जामिनेशन एंड ऑडिट दिस टाइम। और फिर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, हम शुरू करते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला एस्से। लाओ जरा एक बारी तुम्हें बेस बनाते तुम्हारा। इसको तुम जानते ही रहोगे, कौन है ये? अमन गुप्ता। इसकी एक कंपनी है बोट के नाम से। क्या करती है बोट? सर वो ना चाइनीज प्रोडक्ट ला के और चिपकाती है स्टिकर उस पर। अरे नहीं भाई, हेडफोन बनाती है, हेडफोन। ठीक है, अब बोट का काम है हेडफोन बनाने का, तो उसकी एक्सपर्टीज है हेडफोन बनाने में। अब वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ डील करती है, उसको इतना अकाउंटिंग समझ में नहीं आता और उसको समस्या है थोड़ी। वो चाहता है कि यार ये अकाउंटिंग वाला काम ना मेरे लिए कोई कर दे। अकाउंटिंग में एक हिस्सा होता है पेरोल का, तो उसने सोचा कि यार एक कंपनी है ADP। ADP मतलब अमन दे दो पेरोल नहीं। ADP एक अलग कंपनी है जो पेरोल को मैनेज करती है और सिर्फ बोर्ड का नहीं, दुनिया भर की कंपनी इसके पेरोल को ये मैनेज करती है। पर सर पेरोल में क्या होता है मैनेज करने का? अरे बहुत सारी चीज़ें होती। मान लो अमन के नीचे 500 लोग काम करते हैं, बोट में 500 लोग काम करते हैं। अब उन 500 लोगों की हर महीने सैलरी जाएगी। कितनी सैलरी जाएगी डिपेंड करेगा उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड्स पे। किसको कितना बोनस देना है ये डिपेंड करेगा हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे। हर किसी एम्प्लॉय का TDS कटेगा, हर किसी एम्प्लॉय का PF ESI कटेगा, है ना। कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ की ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी, कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे होंगे तो उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें फिर वो PF ESI काट के आप अपनी जेब में नहीं डाल सकते, आपको सरकार को टाइमली जमा कराना पड़ेगा। टाइमली अगर आप जमा नहीं कराओगे तो आपकी गर्दन पकड़ ली जाएगी। TDS हर किसी एम्प्लॉय का अलग अलग होगा। एम्प्लॉयज दुनिया भर की डिडक्शंस क्लेम करेंगे, कोई रेंट रिसीट ला के देगा, कोई फलानी चीज़ ला के देगा, कोई इंश्योरेंस की स्लिप ला के देगा। तो वो सारी चीज़ें कंसीडर करोगे, फिर उसका फाइनल पेबल अमाउंट आप निकालोगे। तो इन सब चीज़ों में बहुत झंझट है। तो अमन ने कहा कि यार ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए ADP अगर कर दे तो बहुत ही बढ़िया, है ना। तो इसने अपनी ये वाली सर्विस लेनी शुरू कर दी ADP से। तो अब अमन ने एक सर्विस ली ADP से, तो ADP बन गई इसके लिए एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है जी, अब सारी जिम्मेदारी ADP की है कि यार वो सही से PF डिडक्ट करे, सही से ESI काटे, सही से TDS डिडक्ट करे, टाइमली उसको सरकार को जमा कराए। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अगर ADP ने अपनी जिम्मेदारी सही से पूरी नहीं करी, मान लो किसी एम्प्लॉय को फालतू पेमेंट कर दी, मान लो PF ESI की जमा कराने में डिले कर दिया, तो गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी? जिम्मेदारी किसकी थी? बोर्ड की। तो गर्दन तो इनकी पकड़ी जाएगी। तो एज अ कंपनी आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, आपको भी कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं ताकि आप देख पाओ कि भैया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है। बात समझ में आती है? फिर कम्स इन द पिक्चर ऑडिटर। अब ऑडिटर का क्या काम है? तसल्ली लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्या सैलरी पेमेंट पेरोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। तो अब पेरोल के ऊपर भी ऑडिटर को तसल्ली लेनी पड़ेगी। इन्होंने तो अमन से 2 चीज़ें मांगी, एक तो आप मास्टर डेटा दे दो और एक अटेंडेंस रिकॉर्ड दे दो। फिर इन्होंने कहा कि सर इतने अमाउंट का चेक बना के दे दो कि हम सबकी सैलरी उनके खातों में डाल देंगे और जितना अमाउंट डिडक्ट करके PF ESI में जमा कराना था हम करा देंगे। तो अमन ने इनको चेक दे दिया, एक अमाउंट का चेक दे दिया, लेकिन वो अमाउंट सही है या नहीं उस पर ऑडिटर को तसल्ली लेनी पड़ेगी। बात समझ में आती है? तो अब एज एन ऑडिटर हमें चेक करना पड़ेगा कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने फिगर भेजी है वो सही है कि नहीं। वो फिगर कैसे आई? ADP ने मान लो इससे 5 करोड़ का चेक मांगा, तो वो 5 करोड़ की फिगर कैसे आई? उन्होंने बैठ के कैलकुलेट किया होगा, सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी के स्लैब्स देखे होंगे कि भैया कौन सा एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलती है,
क्या उसका पीएफ कितना कटना चाहिए, उसका ईएसआई कितना कटना चाहिए, उसने कौन सी डिडक्शन स्लिप्स दी हैं, कितना उसका टीडीएस कटेगा, है ना, ग्रेचुटी किस किस की जमा हो रही है, सारी कैलकुलेशंस उन्होंने बैठ के की होगी। अटेंडेंस रिकॉर्ड्स मिलाएंगे कि भैया किसने किस दिन छुट्टी मारी, उसके हिसाब से उसकी सैलरी कटेगी। ये सारी कैलकुलेशंस एडीपी करेगा। अब एडीपी ने ये सारी कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं करी है, कहीं इन कैलकुलेशंस में मिसस्टेटमेंट है या नहीं, डिपेंड करता है एडीपी ने कितने अच्छे कंट्रोल्स लगा रखे हैं। बात समझ में आती? तो हमें तो तसल्ली लेनी है ना कि यार एडीपी ने वो जो फिगर दी है वो सही दी है कि नहीं। और फिर एज एन ऑडिटर देखो, दो तरीके की कंपनीज होती है, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी कंपनी वो वाली जैसे मान लो 50 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, 25 करोड़ से ज़्यादा डेट है, जिसके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे हमें रिपोर्ट करना होता है। पढ़ा था हमने कंपनी ऑडिट में, जिसके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे हमें रिपोर्ट करना होता है। तो अब क्योंकि हमें कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करना है, बोर्ड के कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करना है, तो हमें एडीपी के कंट्रोल्स भी चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक मटेरियल फिगर, एक मेजर फिगर है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बात समझ में आई? वही अगर बोर्ड ने अपना कॉल सेंटर आउटसोर्स किया होता कि अगर सर क्या आपके हेडफोन में समस्या आ रही है, ये वाला कॉल सेंटर, तो क्या वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं दिखती है कि भैया कितनी कॉल्स हुई, कितने कस्टमर सेटिस्फाइड हुए, ये सब नहीं। तो हमें वो चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो चीज़ देखेंगे जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगी। बात समझ में आती? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? यहाँ तक सब क्लियर है सर? लेकिन वो कॉल सेंटर को भी तो हम पेमेंट करेंगे ना, तो उसके लिए बस हमें कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे कि यार हमने उसको पर महीने कितने पैसे देने और उतने पैसे दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। बैंक स्टेटमेंट देख लेंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई खास लेना देना है नहीं। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर करेक्शन से बहुत लेना देना है। इन्होंने सारी कैलकुलेशंस करी होंगी और फिर एक फिगर पे पहुंचे होंगे, और हमें तसल्ली लेनी है कि यार वो फिगर सही है कि नहीं। बात समझ में आती है? तो अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है आपको समझ में आ गया। हम कौन सी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करते हैं, जिनकी सर्विसेज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। आओ जरा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें पढ़ाना चालू करता हूं। देखो, एक बारी तो मैं तुम्हें यहां से पढ़ाता हूं डेफिनेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन? एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी यूजर एंटिटी बोर्ड को, अमन गुप्ता की बोर्ड को सर्विस दे रही है। हमारा क्लाइंट, जिस क्लाइंट की हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो हो गया यूजर एंटिटी, यानी कि इस केस में हो गई बोर्ड यूजर एंटिटी, और ये होगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यूजर एंटिटी कौन? जो सर्विसेज यूज करती है और जिसका ऑडिट हम कर रहे हैं। सर्विस ऑडिटर कौन? अब देखो, एडीपी पोर्टल है, मैंने तुम्हें बताया कि यार बहुत सारी कंपनीज का पेरोल ये लोग मैनेज करते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया कि यार एज एन ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी है कि उस पेरोल फिगर पे हमें तसल्ली लेनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंटिटी पहुंच गए एडीपी वाली एंटिटी, अपना झोला उठा के कि हाँ जी आपके कंट्रोल्स कैसे हैं ज़रा हमें चेक करा दो। एडीपी वालों ने तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तुम कह रहे हो ए ऑडिटर है हम, इज्जत है हमारी। मैं कह रही हाँ हमको पता है तुम्हारी इज्जत है, लेकिन हम 100 कंपनियों का ऑडिट करते हैं, हम 1000 कंपनी का ऑडिट करते हैं। अब 1000 ऑडिटर हमारी एंटिटी में आके हमसे पूछे कि हमारी प्रोसेस क्या है, हमारे कंट्रोल्स क्या है, हमारा ये सब वो सब प्रोसेस कैसे काम करता है, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम करते हैं, तो हम काम कब करेंगे? 1000 ऑडिटर हैं, हम रोज बैठ जाते हैं और यही करते रहते हैं। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने तो हाथ जोड़ लिए कि भैया हम तो नहीं दिखा सकते रोज रोज, हमको काम करने दो। क्या करें फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया कि यार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ना खुद ही एक ऑडिटर अपॉइंट कर लेगी। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक ऑडिटर अपॉइंट कर लेगी। वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा और चेक करेगा एंटिटी के कंट्रोल्स को, और फिर इन सभी यूजर एंटिटीज के ऑडिटर को वो रिपोर्ट भेज देगा जिसमें लिखा रहेगा कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल सही से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो उसको हम बोल देंगे सर्विस ऑडिटर, एक ऑडिटर जो अश्योरेंस रिपोर्ट देगा ऑन द कंट्रोल्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यूजर ऑडिटर कौन? वो ऑडिटर जो ऑडिट करेगा यूजर एंटिटी का। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अब एडीपी ने कहा कि यार पेरोल तो मैं प्रोसेस कर लूंगी, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स तो मैं देख लूंगी, लेकिन यार वो टैक्स वाला काम ना, उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, उसमें आई एम आउट। तो उसमें
टैक्स वाला काम इन्होंने केपीएमजी को दे दिया कि यार तुम हमारा जरा टैक्स देख लो। तो टैक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एडीपी ने आधा काम खुद करा, आधा काम किसी और को दे दिया। तो ये बन गई हमारी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एसओ सर्विस ले रही है उसको हम बोलेंगे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और इन शॉर्ट एसएसओ। इसको बोलेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एसओ, इसको बोलेंगे एसएसओ, और ये हो जाएगी हमारी यूजर एंटिटी। क्या अब आपको टर्म्स क्लियर हैं? क्यों ये एसए को यूज करना पड़ रहा है, इस एसए का क्या काम है, ये सारी बातें आपको क्लियर हैं? ठीक है जी, आओ जरा। कह रहे सर्विस जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है ऑडिटर के लिए सिर्फ तभी रिलेवेंट होती है जब वो एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होती है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए उसको यूज करा जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक पार्ट प्ले करती है, तभी हम उसको कंसिडर करते हैं। कॉल सेंटर को हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करेंगे ही नहीं। बात समझ में आई? ठीक है जी। देखो क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोलता है? फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग वेदर सर्विसेज आर रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उस फलानी कंपनी की सर्विसेज क्या हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे अफेक्ट डाल रही है, ये हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें उसको कंसिडर करना है कि नहीं करना, ये हम कैसे पता लगाएंगे? अगर उसकी सर्विस इन 6 में से किसी भी चीज़ को अफेक्ट करती है तो हम बोलेंगे कि भैया हाँ वो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उसे चेक करना पड़ेगा। अगर वो किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि किसी पीएनएल की आइटम को इफेक्ट करती है जो कि सिग्निफिकेंट एंटिटी के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट एंटिटी के लिए, जैसे कि पेरोल एक पीएनएल की आइटम है, इंपॉर्टेंट भी है, तो हमें पता है कि यार उसकी सर्विसेज को अब हमें कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा, अगर वो हमारे आईटी सिस्टम को अफेक्ट करती है जिस तरह से हम इनिशिएट, रिकॉर्ड और प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं हूँ, ठीक है, मेरा काम है टीचिंग का, क्लासेस देने का। तो अब मैं क्या करता था, पहले गल्ले पे बैठता था, अकेडमी पे बैठता था और बच्चा आता था कि सर मेरे को आपकी क्लास चाहिए। मैं कहा बच्चे लो मेरी क्लास ले लो। वो मेरे को कैश जमा कराता था, मैं उसको रसीद काट के देता था। ये चलता है, स्कूल टाइम से आप देखते आ रहे हो कि ये चलता है। फिर वो मेरी क्लास में बैठता था। अब क्या हुआ, मैंने एक वेबसाइट वाले से कनेक्ट किया। मैंने कहा भैया कोई ऑनलाइन मेरी क्लास लेना चाहे तो वेबसाइट बना दो। अब मेरी वेबसाइट बन गई है ना। तो अब तुम मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, chragarclasses.com सर्च करोगे, वहां मेरी क्लासेस लिस्ट होंगी, तुम वहां से बाय कर सकते हो। तो एंटिटी की इंफॉर्मेशन, जनरल एंट्री पहले मेरे गल्ले से रिकॉर्ड होती थी, मैं बैठ के एंट्री डालता था, अब वेबसाइट से इनिशिएट हो रही है, वेबसाइट प्रोसेस कर रही है और वेबसाइट ही रिकॉर्ड कर रही है कि भैया इतनी फलानी क्लासेस चिराग सर ने बेच दी। पहले मैं खुद बैठता था या मेरा कोई एम्प्लॉय फिजिकली गल्ले पे बैठता था, तो हमें पता चलता था जितनी उसने एंट्री डाली कि हाँ भैया आज बच्चे इतना पैसा देके गए हैं, इतनी क्लासेस मेरी बिकी हैं। तो अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी सर्विस दे रही है जो हमारे आईटी सिस्टम को अफेक्ट करे या प्रोसेस को इफेक्ट करे कि भैया जिस तरह से हम ट्रांजैक्शन को इनिशिएट, रिकॉर्ड और प्रोसेस कर रहे हैं, तो अब हमें उसकी चीज को चेक करना पड़ेगा। अगर मेरे वेबसाइट वाले ने 14 क्लास बेची, ठीक है, एक दिन में, और मेरे को दिखाई 10 ही, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसलिए एज एन ऑडिटर वो मेरा रेवेन्यू पॉइंट है, सेल पॉइंट है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि भैया वो वेबसाइट वाला डेटा सही दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। बात समझ में? तीसरा, अगर वो मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अफेक्ट करती है। स्कूल में क्या होता था, तुम्हें पर्ची मिलती थी पीली पीली कि यार तुमने इतनी फीस दे दी, पर्ची एक तुम्हारे पास, एक स्कूल वालों के पास। अब क्या हो रहा है, वेबसाइट पे जब तुम जाके क्लास खरीद रहे हो तो कोई पर्ची नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट हो गए, तो उसने मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अफेक्ट किया। अब सारी चीज़ें उस वेबसाइट वाले के हाथ में है, तो मुझे चेक तो करना पड़ेगा कि यार वो वेबसाइट वाला सही अकाउंट मेरे मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि ऐसे तो नहीं कि 14 क्लासेस बिकी थी और उसने खाली 10 की ही एंट्री डाली। बात समझ में आई? तो अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अफेक्ट कर रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को चाहे मैनुअल रिकॉर्ड्स को, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी। हाउ द यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स इवेंट्स एंड कंडीशन other than transaction and significant to, there are significant to financial statement। जो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, उसके अलावा अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी
और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसको अफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से प्रोविजन बनवाए, ग्रेच्युटी की वैल्यूएशन बनवाई, पेंशन लायबिलिटी कैलकुलेट करवाई, मेरे पास एक ग्रुप ऑफ डेटर्स था, उनकी क्रेडिट रेटिंग करवाई और उसके हिसाब से प्रोविजन बनवाया। अब एक बैंक ने मेरे को उन ग्रुप ऑफ डेटर्स की क्रेडिट रेटिंग करके दी है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसको क्रेडिट रेटिंग दी है और मैं उसके हिसाब से प्रोविजन बना रहा हूं। ये एक नॉर्मल कोर्स से अलग ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्योंकि इसका इफेक्ट मेरे अकाउंट्स में आ रहा है तो मुझे अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को चेक करना पड़ेगा। प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर entities financial statement including significant accounting estimate and disclosure। अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस मेरे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को अफेक्ट कर रही है, उस एसओ की सर्विस मेरे अकाउंटिंग एस्टिमेट को, मेरे डिस्क्लोजर्स को अफेक्ट कर रही है, तो मुझे उसे चेक करना पड़ेगा और वो मेरे कंट्रोल्स सराउंडिंग जर्नल एंट्री को मतलब इफेक्ट डाल रही है। यानी कि मेरी जनरल एंट्रीज वो डाल रही है, मेरी जनरल एंट्रीज के ऊपर उसका कंट्रोल है या मेरी जनरल एंट्रीज वो चेंज कर सकती है। तो अगर वो मेरी जनरल एंट्रीज के कंट्रोल को अफेक्ट कर रही है तो मेरे को उसको चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आई? वो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी भी चीज़ को अफेक्ट कर रही है तो मेरे को उसको चेक करना पड़ेगा। लाओ मैं तुम्हें ज़रा एक बार इसकी मेमोरी टेक्निक बता देता हूँ। अब सोचो तुम वॉलमार्ट में गए हो कोई भी चीज़ खरीदने, तुमने 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 खरीदा ये स्वैग वाला चश्मा, ठीक है, तुम्हें पसंद आ गया ये स्वैग वाला चश्मा, अब तुम इसको खरीदने गए हो। तो अब क्या होगा, ये एक पैकेट में होगा, ठीक है, वॉलमार्ट वाले इसको स्कैन करेंगे, वॉलमार्ट वाले इसको स्कैन करेंगे, वो एक स्कैनर आता है, ठीक है, स्कैनर से स्कैन करा, एक बिल निकलेगा और जर्नल एंट्री डल जाएगी। तो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम ने कैप्चर कर लिया कि भैया आपने क्या खरीदा, फिर एक जर्नल एंट्री डल गई, फिर वो जर्नल एंट्री के बाद बिल निकला, वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि अब वो लेजर में जा पहुंचा है और फिर वो अपने आप ही पीएनएल में चला जाएगा। बात समझ में आई? इंफॉर्मेशन सिस्टम ने कैप्चर किया, जर्नल एंट्री डली, रिकॉर्ड, बिल निकला और फिर वो पीएनएल में चला जाएगा। ये क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम इनिशिएट कर रहा है ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है। ये है आपकी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब ये एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक थी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो रोक के लिख लो। अगर इनमें से किसी भी चीज़ को हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस पे अफेक्ट आ रहा है एसओ की सर्विस से, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम पे अफेक्ट आ रहा है एसओ की सर्विस से, कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्री पे अफेक्ट आ रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे या क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पे अफेक्ट आ रहा है, तो वो हमारे लिए रेलिवेंट है। बात समझ में आती है? सब समझ में आ रहा है, याद हो जा रहा है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम, देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने कैप्चर किया, जर्नल एंट्री डली, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसके बाद पीएनएल, और ये क्या था? इन्फॉर्मेशन सिस्टम इनिशिएट, रिकॉर्ड और प्रोसेस। अगर इनमें से किसी भी चीज़ को अफेक्ट कर रहा है तो वो हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगा। याद हो गया? समझ में भी आ गया? कोई ना दिक्कत परेशानी नहीं है ना? वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना कि सर मज़ा ही आ गया आज, इससे 402 तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लाओ देखो ज़रा क्वेश्चन, मैंने तुम्हें कहा था कि क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन 37 कह रहे ड्यूराफोन मोबाइल कंपनी लिमिटेड की पैन इंडिया प्रेजेंस है, पूरे ऑल ओवर इंडिया वो फैली हुई है और मार्केट लीडर है मोबाइल ऑपरेशन में। इसने अपने सारे रेवेन्यू ऑपरेशन आउटसोर्स कर दिए, जहाँ जहाँ से सेल होती है वो इसने आउटसोर्स कर दिया। जैसे एप्पल ने भी तो कर रखे हैं ना आउटसोर्स, रीसेलर्स हैं, प्रीमियम रीसेलर्स हैं जो इंडिया में आपको एप्पल आईफोन बेच देते हैं। एप्पल आईफोन ने अपना रेवेन्यू स्टेशन, रेवेन्यू पॉइंट आउटसोर्स कर रखा है, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग फंक्शन। अब इस ड्यूराफोन मोबाइल कंपनी ने अपने अकाउंटिंग फंक्शन भी आउटसोर्स कर दिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अफेक्ट आएगा। रेवेन्यू यानी कि एक सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग फंक्शन इसने आउटसोर्स कर दिया टू सेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एज एन ऑडिटर ऑफ मोबाइल कंपनी। क्या फैक्टर्स आपको देखने हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? क्या क्या चीज़ें आप देखोगे? वही चीज़ें आप देखोगे, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि पीएनएल की आइटम सिग्निफिकेंट वाली कोई इफेक्ट हो रही है क्या, क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू एंटिटी इनिशिएट, रिकॉर्ड और प्रोसेस करती है ना, रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म, ये वाली चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं क्या। कह रहा है कि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस तभी आप कंसीडर करोगे जब वो सर्विस इनमें से किसी भी चीज़ को अफेक्ट करती होंगी, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रोसेस को और कंट्रोल्स सराउंडिंग जनरल एंट्रीज को। लिख लोगे? आ गया समझ में? ठीक है जी। फिर
कह रहा है ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज। हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आप अंडरस्टैंडिंग कैसे लोगे कि वो क्या सर्विसेज दे रही है। दूसरा क्वेश्चन है कंसिडरेशंस रिगार्डिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय एसओ टू डिटरमाइन वेदर दोज एक्टिविटीज आर रेलिवेंट टू ऑडिट। अब तुम समझना चाहते हो कि भैया वो क्या क्या सर्विस दे रहे हैं आपको और वो किस किस तरीके से आपके लिए रेलिवेंट है, आपके लिए रेलिवेंट है भी या नहीं। तो समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग की जब भी हम बात करते हैं तो नाम हमेशा याद रखना SC 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एन एंटिटी। ठीक है जी। तो अब हम क्या क्या चीज़ें समझना चाहेंगे। हम समझना चाहेंगे कि वो किस तरीके की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। जैसे वेबसाइट वाला मेरा पॉइंट ऑफ सेल बना, उसने मेरे को सेल की सर्विसेज प्रोवाइड करी। ADP ने मेरे को पेरोल की सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके की सर्विसेज और वो सर्विसेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, फिर कितनी मटेरियल है जो ट्रांजैक्शंस वो प्रोसेस कर रहा है। ADP वाले हमारा पेरोल प्रोसेस कर रहे हैं तो पेरोल बहुत मटेरियल है। वेबसाइट वाले मेरा रेवेन्यू प्रोसेस कर रहे हैं तो रेवेन्यू भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल है। ठीक है जी। तो SO जो भी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर रहा है वो कितनी मटेरियल है। डिग्री ऑफ इंटरैक्शन कि क्या हर ट्रांजैक्शन अप्रूव होके जाती है या ऐसा होता है कि यार महीने में एक ही बार इंटरैक्शन होती है इनके बीच में। ऐसा हो सकता है कि मैंने अपनी पेमेंट आउटसोर्स कर रखी हो, मैं हर बार ADP को, मैं हर बार मेरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को मेल भेज रहा हूँ कि यार इस फलाने वेंडर को इतने की पेमेंट जानी है। ठीक है जी, चेक करके भेज देना। तो अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा ऑर्डर लिया, चेक करा और भेज दी। फिर अगली बार मैं उसको मेल कर रहा हूँ कि यार इस फलाने वेंडर की भी इतनी पेमेंट जानी है, चेक करके भेज देना। तो अब हर बार मैं उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। वर्सेस पेरोल में क्या था, बोर्ड वाले हर एक महीने के बाद उनको अटेंडेंस रिकॉर्ड्स भेजेंगे और अपना एम्प्लॉय मास्टर भेजेंगे। सिर्फ एक महीने में उनकी इंटरेक्शन हो रही है। तो हम ये भी चेक करेंगे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यूजर एंटिटी के बीच में कितनी डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है। हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बोलेंगे जब यूजर एंटिटी ऑथराइज करती होगी हर ट्रांजैक्शन को और SO उसकी फिर अकाउंटिंग करती होगी। हम और क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं। पेटीएम है, पेटीएम ने अपने बारकोड स्कैनर्स लगा रखे हैं हर दुकान पे। ठीक है जी। अब एक कपड़े की दुकान वाले ने अपना वो स्कैनर स्पीकर लगा रखा है, कोई आया, साड़ी खरीदी एक आंटी जी ने और पे कर दिया, आंटी जी चली गई। ठीक है, पे कर दिया, आंटी जी चली गई। लेकिन अब अगर पेटीएम के सिस्टम में कोई ग्लिच आया तो वो पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो शायद कम या ज़्यादा अमाउंट की होगी। तो पेटीएम के सिस्टम में ग्लिच आ सकता है ना। तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स कुछ रहेंगी कि यार आप इससे ज़्यादा डाउन टाइम मुझको मेरे को नहीं दे सकते हो, है ना। आपको इतने टाइम में मेरी ट्रांजैक्शंस को रिकवर करके करेक्ट करना पड़ेगा। वो वेबसाइट वाला अगर वो 24 घंटे डाउन ही रखे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो मेरा उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट रहेगा, सर्विस लेवल अग्रीमेंट बोलते हैं हम इसको, कि यार वो वेबसाइट को इस टाइम तक, इस टाइम से इस टाइम डाउन रख सकता है, महीने में सिर्फ 1 या 2 बार डाउन रख सकता है, इससे ज़्यादा डाउन नहीं रख सकता। बात समझ में आई कि अगर उसके सिस्टम में कोई ग्लिच आया तो उसकी जिम्मेदारी है सब कुछ करेक्ट करके देना। ये सारी बातें एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होंगी तो ऑडिटर वो भी पढ़ेगा। समझ रहे हैं एंटिटी और यूज़र एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच का रिश्ता। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें वो देखेगा। फिर वो उधर के इंटरनल कंट्रोल्स भी देखना चाहेगा, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहेगा एज पर SC 315। एक बारी मैं तुम्हें क्वेश्चन 34 दिखा देता हूँ पहले कि एंटिटी को कैसे समझेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे समझेगा वाला। देखो हमने अभी क्या पढ़ा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही है, किस एक्सटेंट तक कर रही है, वो हम समझना चाहते हैं ये जानने के लिए कि क्या वो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है या नहीं। इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ टेक लिमिटेड आपने देखा दैट प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा वाज गिवन टू अ थर्ड पार्टी।
आपकी यूज़र एंटिटी, आपकी कंपनी ने अपना अकाउंटिंग डेटा प्रोसेस करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन कंसिडरेशन लाइक कॉस्ट रिडक्शन, ताकि उनकी कॉस्ट कम हो सके और उनके कंप्यूटर फुल कैपेसिटी पे काम कर सकें। टेक लिमिटेड ने एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करा हुआ है ताकि वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे, रिलेटेड डाटा को प्रोसेस करे। एज एन ऑडिटर आपकी क्या कंसिडरेशंस रहेंगी रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? आपकी क्या कंसिडरेशंस रहेंगे रिगार्डिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? डिक्टो डिक्टो हेडलाइन मैच हो रही है, ठीक है जी। तो आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे? अब आपको पता है कि आप ये 4 चीज़ें देखेंगे: नेचर ऑफ सर्विसेज, सिग्निफिकेंस, मटेरियलिटी, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन और रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें होंगी: नेचर ऑफ सर्विसेज, सिग्निफिकेंस, मटेरियलिटी, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यूज़र एंटिटी के बीच में क्या रिश्ता है, क्या वो आपके ऑडिट के लिए रेलिवेंट है या नहीं। अब आप चाहते हो, मैंने आपको बताया था कि यार एडीपी को अमन ने बोला कि मेरा पेरोल प्रोसेस कर देना, उसने एक अमाउंट का चेक मांग लिया, अमन ने वो अमाउंट डाल दिया, लेकिन वो अमाउंट सही है या नहीं? उसने बोला 20 करोड़ रुपए दे दो, अमन ने 20 करोड़ दे दिए, उसने पेरोल प्रोसेस कर दिया, लेकिन वो 20 करोड़ का अमाउंट सही है कि नहीं, एडीपी ने वो कैसे कैलकुलेट किया, ये जानने के लिए हमें उसके कंट्रोल्स को समझना पड़ेगा कि एडीपी के अंदर सही कंट्रोल्स हैं कि नहीं, ये फिगर जो है ये सही है कि नहीं। ठीक है जी, क्योंकि हम पूरी कैलकुलेशन तो करने नहीं बैठेंगे, ऑडिटर हैं हम, मजदूर तो नहीं है, सैम्पल बेसिस पे काम करते हैं, तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उनके कंट्रोल्स को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये कह रहा है evaluate design and implementation of controls at user entity that relate to services provided by service organization including those applied to transaction provided by a service organization। कह रहा है यूजर एंटिटी यानी कि बोट ने भी तो कुछ कंट्रोल लगाए होंगे ना। मान लो था 18 करोड़ ही, उसने बोल दिया 20 करोड़, तो बोट ऐसा थोड़ी ना कि 20 करोड़ पे कर देगी, इन्होंने भी तो कुछ कंट्रोल लगाने चाहिए ताकि वो ये जान सके कि भैया जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो रीजनेबल साउंड कर रहा है कि नहीं, इतना होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो इन्होंने भी कुछ कंट्रोल लगा रखेंगे, तो वो कंट्रोल्स एक ऑडिटर समझेगा। डिटरमाइन कि क्या आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल गई है ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटर देखेगा कि क्या मेरे को पूरी तरह से समझ में आ गया कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से सर्विस ले रहा है, वो कितने इंपॉर्टेंट है, ताकि वो रिस्क असेस कर सके। ठीक है जी, अब अगर वो सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहा है फिर वो क्या करेगा? देखो, अब है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को वो समझना चाहता है। यूजर एंटिटी से पूछ सकता है कि भैया कौन से कंट्रोल है, क्या क्या टर्म्स हैं। अगर यूजर एंटिटी से उसको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती तो वो क्या कर सकता है? रिपोर्ट मांग सकता है, टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। अब आ जाओ जरा, टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हम तो हर एक ऑडिटर को बार बार अपने कंट्रोल्स की चेकिंग नहीं करा सकते, बार बार प्रोसेस नहीं समझा सकते, तो हम एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हायर कर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे सर्विस ऑडिटर। और उसके बारे में आप पढ़ोगे ऐसे 3402 में 3402 में। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हायर कर लेते हैं और वो सब कुछ टेस्ट करके आपको बता देगा। तो अब टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है? एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एडीपी की मैनेजमेंट आपको बताएगी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिस्टम है, क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं, क्या उस कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव हैं, क्या प्रोसेस है, क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं। एग्जाम्पल, मैं इंटर वाले बच्चों को भी ये कहता हूँ, मैं तुम्हें भी ये कह रहा हूँ कि कंट्रोल का एक एग्जाम्पल ध्यान में रख लो हमेशा के लिए, 1 लाख से ऊपर की सेल पे अप्रूवल लेना। ठीक है जी, तो अब एंटिटी ने एक कंट्रोल लगा रखा है, तो एंटिटी पहले बताएगी कि यार ये सिस्टम है, ऐसे ऐसे सेल होती है, फिर एक कंट्रोल लगाया हुआ उसके ऊपर कि 1 लाख से ऊपर की सेल अप्रूव हो जाएगी। और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड क्रेडिट सेल ना हो जाए। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट बताएगी। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एडीपी की मैनेजमेंट बता रही है कि हम ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये फिर इससे अप्रूव होती है कोई भी ट्रांजेक्शन, टीडीएस टीसीएस का अमाउंट फाइनल करने से पहले। ये कंट्रोल्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी,
फॉर अ स्पेसिफाइड डेट ये लोग बता देंगे कि भैया आज की तारीख में हमने ये फलाने फलाने कंट्रोल लगा रखे हैं। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर का काम क्या होता है? जो मैनेजमेंट करती है उस पर अश्योरेंस देना। तो ऑडिटर देखो टाइप 1 रिपोर्ट में ही एक रिपोर्ट देगा सर्विस ऑडिटर, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि उसने तसल्ली ले ली है कि नहीं ले ली, जिसमें सर्विस ऑडिटर की ओपिनियन आएगी, एसओ के ऑडिटर की ओपिनियन आएगी किस चीज़ के बारे में, कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम बना रखा है वो सही है कि नहीं है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लगा रखे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, कंट्रोल्स जो लगा रखे हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, द सूटेबिलिटी एंड डिज़ाइन और कंट्रोल्स टू अचीव द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, की जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगा रखे हैं, जो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अचीव करना चाह रही है, फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, क्या वो कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सारी बातें एक सर्विस ऑडिटर आपको बताएगा टाइप 1 रिपोर्ट में। एसओ का ऑडिटर आपको टाइप 1 रिपोर्ट में बताएगा कि एंटिटी का सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड कंट्रोल जो एंटिटी बोल रही है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो सूटेबली डिजाइंड है कि नहीं है। ठीक है जी। टाइप 2 रिपोर्ट में वो क्या बताते हैं, देखो अब मैंने तुमको बताया था कि कुछ बड़ी एंटिटीज़ होती हैं, कुछ छोटी एंटिटीज़ होती हैं। तो बड़ी एंटिटीज़ यानी कि जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, उसमें मेरे को एज एन ऑडिटर, अब मैं बोर्ड का ऑडिटर हूँ, मेरे को एज एन ऑडिटर एंटिटी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर भी रिपोर्ट करना होता है। सेक्शन 143 पढ़ा था हमने। तो मुझे तो एंटिटी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर भी रिपोर्ट करना है, और एंटिटी के कंट्रोल्स का एक मेजर पार्ट पेरोल भी है। पेरोल हमने आउटसोर्स कर रखा है, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कायदे से कि मैं पेरोल के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं उसको भी चेक करके रिपोर्ट करूं। लेकिन मेरे को तो वो लोग घुसने नहीं दे रहे, तो अब मैं सर्विस ऑडिटर से बोलूँगा कि भाई तू ही चेक करके बताएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा, और तू मेरे को ये भी बताएगा कि तूने क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे। ठीक है जी। तो टाइप 2 रिपोर्ट में मैनेजमेंट जो है सिस्टम के बारे में बताती है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताती है, रिलेटेड कंट्रोल के बारे में बताती है फॉर अ स्पेसिफाइड डेट और थ्रू अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि साल भर हमने क्या क्या कंट्रोल लगा रखे थे और क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे थे क्या नहीं, ये मैनेजमेंट बताती है। सर्विस ऑडिटर तसल्ली लेके बताता है, खुद रीजनेबल एश्योरेंस लेता है और फिर आपको बताता है कि उसकी ओपिनियन में क्या सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड कंट्रोल, सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड कंट्रोल और सूटेबिलिटी एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, प्लस वो ये भी बताता है कि उसने कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए। ऊपर वाली रिपोर्ट में और इसमें क्या फ़र्क है, ऊपर वाली रिपोर्ट में और इसमें क्या फ़र्क है, इस चीज़ का फ़र्क है। देखो सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ पर वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बारे में भी बताता है, प्लस यहाँ पर वो बताता है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर ने कौन से कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। तो यहाँ पर तो बस ये बताता है कि हाँ भैया सब बढ़िया है, रोहित शर्मा की तरह कि हम वहाँ गए, हमने वो किया और सब बढ़िया था। लेकिन यहाँ पर वो ये तो बताता ही है कि सब बढ़िया था, लेकिन वो डिटेल में भी बताता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। यहाँ पर वो गौतम गंभीर वाली चीज़ लेता है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, मैं तुमको बताता हूँ सॉरी मैं वो नहीं बोलना चाहता जो तुम समझ रहे हो, फुल रिस्पेक्ट टू माई भाई, लेकिन इसको तुम ऐसे समझो कि ये गौतम गंभीर वाली रिपोर्ट है, वो रोहित शर्मा वाली रिपोर्ट है कि हम यहाँ गए, हमने ये किया और सब बढ़िया था। कहाँ गए, क्या किया, कुछ नहीं, सब बढ़िया था, बस वो ये बताता है। यहाँ पर डिटेल में बताता है कि भैया मैंने क्या क्या किया है और मैं किस आधार पे कह रहा हूँ। तो ये फ़र्क है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में। और दूसरा फ़र्क है पीरियड का, यहाँ पर एक पीरियड के लिए होता है, ऊपर एक डेट के लिए होता है। बात समझ में आई? ठीक है जी। तो अब हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स के ऊपर तसल्ली चाहिए। अब हमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स के ऊपर तसल्ली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, या तो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट ले लेंगे, सामने वाला हमें तसल्ली दे देगा। ठीक है, अगर रिपोर्ट नहीं मिल रही तो हम उनसे फ़ोन करके पूछ लेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे। फ़ोन नहीं कर पा रहे, पैदल चले जाएंगे। जाने भी नहीं दे रहे तो किसी और ऑडिटर को वहाँ पर भेज देंगे, कहेंगे तू चेक करके बता भैया ये क्या कर रहे हैं, हमको जान नहीं दे रहे। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। एक डिस्क्रिप्शन जो मैनेजमेंट बनाती है अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड कंट्रोल के बारे में। रिपोर्ट देता है सर्विस ऑडिटर, अपनी ओपिनियन देता है कि भैया ये जो सिस्टम था, ये जो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव था और जो रिलेटेड कंट्रोल थे वो सही से ऑपरेट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। टाइप 2 रिपोर्ट में
ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में भी मैनेजमेंट बताती है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। और टाइप 2 रिपोर्ट में ऑडिटर अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में भी बताता है। बस इतना सा डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में। अब देखो, यूजिंग द टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट दो तरीके से यूज कर सकता है, या तो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए या फिर एज एन ऑडिट एविडेंस। अगर वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट से, तो ऑडिटर ये देखेगा सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस, कि जो उसको एविडेंस मिला है क्या वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है। कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, वो देखेगा कि जो सर्विस ऑडिटर है क्या वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करेगा, उसकी इंडिपेंडेंस चेक करेगा, एक्सेप्ट व्हेन ही इज अ सीए। अगर सर्विस ऑडिटर भी एक सीए है तो फिर चेक नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलना कि भाई तू तो 4 अटेम्प्ट वाला सीए है, तेरे तो चेक कर, नहीं, वो सीए है, ठीक है जी। फिर एडिक्वेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि क्या उसने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट इशू करते टाइम, वो ये चीज़ें चेक करेगा। अगर उसे लगता है कि भैया बंदा कॉम्पिटेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है और स्टैंडर्ड्स भी फॉलो कर रहा है, तो बस आप सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है जी। फिर अगर आप एज एन ऑडिट एविडेंस चेक करना चाहते हो, जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। बूट का ऑडिटर कौन, यूजर एंटिटी का ऑडिटर कौन, आप। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आप एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करना चाहते हो तो आप इवैल्यूएट करोगे डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल इज फॉर ए पीरियड अप्रोप्रिएट। जो भी उसने बताया है सही पूरे अप्रोप्रिएट पीरियड के लिए बताया ना, कि भैया इस साल में इन्होंने क्या क्या कंट्रोल्स लगा रखे थे, टाइम पीरियड एडिक्वेट है ना, एविडेंस जो उसको मिला है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है ना, यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो भी परफॉर्म किए गए हैं यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो रेलिवेंट है कि नहीं है। यूजर एंटिटी की बात हो रही है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है। यूजर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के लिए जो उसने एविडेंस लिया वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है ना, यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए हैं वो रेलिवेंट तो है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल डिजाइन हुए हैं, इंप्लीमेंट करे हुए हैं यूजर एंटिटी ने। कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स क्या होते हैं, वही जो मैं तुम्हें बताया था कि यार एसओ अगर तुम्हें बोलेगा 20 करोड़ है तो तुम सीधा मुंह उठा के 20 करोड़ दे नहीं दोगे उसको, तुम चेक करोगे, तुम कोई कंट्रोल्स लगाओगे। कंट्रोल जो एसओ भी अज्यूम करके चलता है कि यार यूजर एंटिटी ने बोर्ड ने लगा ही रखे होंगे हमारे डेटा को चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल, ठीक है जी। रिस्पॉन्डिंग टू दी असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब तुम डिटरमाइन करोगे क्या तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, अगर नहीं मिला तो तुम और फर्दर प्रोसीजर्स करोगे ताकि तुम्हें पूरी रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए, या फिर किसी और ऑडिटर को भेजोगे ताकि वो एसओ के ऊपर प्रॉपर एविडेंस लेके आ सके। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जब आप एक्सपेक्ट करते हो, जब आप ये मानना चाहते हो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, तो यूजर ऑडिटर एविडेंस लेगा अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। कंट्रोल अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, ये कौन से रिपोर्ट में था, टाइप 1 रिपोर्ट में कि टाइप 2 रिपोर्ट में, टाइप 2 रिपोर्ट में था ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड। तो अब जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए चेकिंग करना चाहता है तो वो टाइप 2 रिपोर्ट देगा, अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा परफॉर्म, या फिर अनदर ऑडिटर को भेज सकता है कि भैया तू टेस्ट ऑफ कंट्रोल लेके आ। इनमें से जिस भी प्रोसीजर से वो सेटिस्फाइड हो जाए वो करेगा, तीनों नहीं करेगा, है ना, सेम ही है क्योंकि ये उस एंटिटी का टेस्ट ऑफ कंट्रोल ये चेक करना चाहता है। फिर जब मान लो इसने टाइप 2 रिपोर्ट ले ली तो अब ये देखेगा कि क्या इसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल रहा है एसओ के ऑडिटर के रिपोर्ट से। उसमें वो क्या क्या चीज़ें चेक करेगा, देखो उसमें वो क्या क्या चीज़ें चेक करेगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बाय मैनेजमेंट, कि जो डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट ने दिया कि कंट्रोल्स अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड, वो पीरियड जो मैनेजमेंट ने लिया वो पीरियड अप्रोप्रिएट लिया। फिर वो देखेगा कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स आइडेंटिफाइड बाय एसओ आर रेलिवेंट टू द यूजर एंटिटी एंड इफ सो टेस्टिंग देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, कि क्या यूजर एंटिटी ने कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स लगा रखे हैं तो उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को वो चेक करेगा। फिर इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ टाइम पीरियड कवर्ड बाय द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टाइम इलैप्स्ड सिंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कि कब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे थे लास्ट टाइम और कितना टाइम हो चुका है वो ये देखेगा। अगर बहुत टाइम बीत चुका है तो फिर वो वापस से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा एंड
evaluate whether tests of control performed at the service organization by the service auditor are relevant to the assertion provided sufficient appropriate audit evidence। कि ये बंदा एसओ का ऑडिटर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है, क्या वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चार्ट को ज़रा देखो एक मिनट, हम क्या क्या चीज़ें कंसीडर करेंगे टू सी वाइल यूजिंग टाइप 2 रिपोर्ट कि कंट्रोल सही से ऑपरेट कर रहे हैं। हम देखेंगे यूज़र एंटिटी ने कोई टेस्ट ऑफ यूज़र एंटिटी ने कोई कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स लगा रखे हैं तो क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। हमने कब चेक किया था, कितना टाइम लैप्स हो गया। सर्विस ऑडिटर ने क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए और उनकी मैनेजमेंट ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि यार सब कुछ सही से ऑपरेट कर रहा है, वो किस पीरियड के लिए दिया, क्या वो पीरियड अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ठीक है जी। फिर ये बात कर रहा है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने तुमको KPMG वाला एग्जाम्पल दिया था। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि इफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है एक सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो अब ADP अपनी रिपोर्ट में या तो इंक्लूड करेगी कि भैया सब सर्विस के कंट्रोल्स कैसे हैं, क्योंकि हम भी उनका काम यूज कर रहे हैं, या तो इंक्लूड नहीं करेगी, है ना। दो ही चीज़ें पॉसिबल है। तो अगर इंक्लूड करेगी तो हम इसको बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड, नहीं करेगी तो इसको बोलते हैं कार्व आउट मेथड। ठीक है जी। इफ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड कंट्रोल, अगर उसने इंक्लूड नहीं करें KPMG के कंट्रोल, तो अब आपकी जिम्मेदारी है आप SC 402 लगाओगे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। सर हम लगाएंगे क्यों? क्योंकि भाई एट दी एंड यूजर एंटिटी में जो भी फिगर दिख रही है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर इनने चेक नहीं किया तो फिर तुम चेक करोगे, तुम अपनी तसल्ली पूरी लेके चलोगे। ठीक है जी। रिपोर्टिंग बाय द यूजर ऑडिटर, कह रहा है यूजर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को अगर मॉडिफाई कर रहा है, बोर्ड का ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहा है SC 705 के हिसाब से, ओपिनियन बदल रहा है क्योंकि उसको एविडेंस नहीं मिला, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला SO से लेके, तो वो कर सकता है। लेकिन रेफरेंस की बात यहाँ पे बोल रहा है। देखो अगर उसको एविडेंस नहीं मिला तो वो ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा। रेफरेंस अगर वो अनमॉडिफाइड यानी कि क्लीन ओपिनियन दे रहा है तो वो उसका काम रेफर नहीं करेगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते टाइम। अगर लो बोलते हैं कि यार रेफरेंस देना है तो फिर आप दोगे, लेकिन आप ये भी बताओगे कि यार हमारी जिम्मेदारी कब नहीं हो जाती, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दी, अगर रेफरेंस देना जरूरी है क्योंकि शेयर होल्डर पूछेगा कि आप ओपिनियन चेंज क्यों कर रहे हो, तो आप कहना चाहते हो कि यार सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ है तो मैंने ओपिनियन मॉडिफाई करी है, तो अब रेफरेंस देना जरूरी है, तो आप दोगे। लेकिन स्टिल आप एक और बात बोलोगे कि यार उसकी रेफरेंस देने से मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, मेरी जिम्मेदारी उतनी की उतनी ही है, मैं ही 100% रिस्पॉन्सिबल हूं जो भी ओपिनियन दे रहा हूं उसके लिए। ठीक है जी। क्वेश्चन 35, ENN Limited is availing the services of APP Private Limited for its payroll operation। ADP का इन्होंने APP कर दिया। पेरोल कोस्ट अकाउंट फॉर 65% ऑफ द टोटल कोस्ट। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, यूज़ कर रहे हैं उसको, और पेरोल 65% ऑफ द टोटल कोस्ट है। APP लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड टाइप 2 रिपोर्ट, जिसमें मैनेजमेंट ने बताया होगा कि भैया साल भर में कंट्रोल्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, और ऑडिटर ने भी बताया होगा कि भैया हमने क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करे एज स्पेसिफाइड अंडर 402 फॉर डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। APP Private Limited has also outsourced a material part of payroll operation Messrs SMP Associates in such a way that Messrs SMP Associates is sub-service organization to ENN Limited। तो यहाँ पर एक सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई, इसने APP को दिया, APP ने एक और SMP Associates को दे दिया। ठीक है जी। द टाइप 2 रिपोर्ट विच वॉज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन कार्व आउट, यानी कि इन्होंने सब सर्विस वाली कंट्रोल्स इसमें इंक्लूड नहीं करे हुए थे। ठीक है जी। CA Raman, while reviewing the unmodified report drafted by his assistant, found a reference has been made to the work done by the service auditor। अब हम क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं, अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन रेफरेंस दिया हुआ है, तो CA रमन ने बोला कि भैया रेफरेंस को हटा दे। क्या CA रमन की बात सही है? तो हाँ उसकी बात सही है, रेफरेंस को हटा देना चाहिए। अगर लो बोलता है कि यार रेफरेंस देनी है तो आप दोगे, लेकिन स्टिल फिर आप एक स्टेटमेंट भी मेंशन करोगे कि इस रेफरेंस देने से हमारी जिम्मेदारी इत्तू सी भी कम नहीं हो जाती है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। बात समझ में आती? यही बात इन्होंने लिखी हुई है। तो
ये जो कहानी थी ना ऊपर कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी है और ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब रेलिवेंट नहीं है। सीधा सीधा इसने पूछा कि यार अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं तो क्या हमें रेफरेंस देना चाहिए? तो आप लिख दोगे कि भैया रेफरेंस नहीं देना चाहिए अनमोडिफाइड ओपिनियन के टाइम। अगर रेफरेंस लो रेगुलेशन बोलता है तो आप दोगे और एक स्टेटमेंट दोगे कि यार इससे हमारी कोई भी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, तो इसलिए वो रिमूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? चैप्टर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गए, सारी चीज़ें। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में ज़रूर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कर देना अगर नहीं किया है तो, कमेंट कर देना अगर नहीं किया है तो। मैं मिलता तुमसे अगली वीडियो में। मुझे बता देना कि कौन सी और एस्से तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि उस एस्से को तुम्हारे लिए मैं ईजी बना के ले आऊँ। ठीक है जी, मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ढेर सारा।